स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बताइए क्या होता है माइक्रोब्स, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है, और क्या सारे माइक्रोब्स यूजफुल ही होते हैं, सॉरी सारे माइक्रोब्स क्या हार्मफुल ही होते हैं, या बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जिनका यूज होता है हमारी लाइफ में। संदेश असीमता बताइए व्हाट इज माइक्रोब्स। Microorganism which cannot be seen with the naked eye, like not all are harmful, for example lactobacillus। Okay, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है, जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको वो क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नाम से पता चल रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम सारी चीजें वही करेंगे कि एक माइक्रोब्स जो है ह्यूमन के वेलफेयर में कैसे कैसे रोल प्ले करता है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि माइक्रोब्स का यूज घर में हम कुछ चीजें बनाते हैं फिर कैसे करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सीरीज में करते हैं, बायोगैस बनाने के लिए करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करते हैं, और माइक्रोब्स का यूज हम एज अ बायो फर्टिलाइजर भी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी भी जो हमारी अर्थ है, इस पूरी की पूरी अर्थ पर माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, एक बार आप देखिए, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, इवन माइक्रोब्स वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो जो थर्मल वेंट होता है, इस थर्मल वेंट को कहते हैं गीजर्स, जहां से आप देख सकते हो कि आग के फुहारे निकलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। अब आप सबको पता है कि नॉर्मली जो लाइफ होती है, इवन जो अगर ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, तो हम जो नॉर्मल कितना टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन कर पाते हैं, कितने पे सर्वाइव कर सकते हैं, 37 पे। सबको इसके बारे में पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बीइंग की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है इसी टेम्परेचर पर होती है। और सबका कुछ ना कुछ वैली करता है, जितने भी हमारे पास वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन सोचो कि जहां पर टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री से भी ऊपर है, कोई भी लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइक्रोब्स वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स कहाँ पे है, डीप इनसाइड द गीजर, जिसे हम थर्मल वेंट भी कहते हैं। टेम्परेचर एक्सीड करता है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इसके अलावा सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में तो आपने सुने होंगे कि बहुत सारे फंजाई हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्नो की, तो आप सबको पता है कि हम अपने घर पे कोई भी चीज होती है उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। खराब किससे ना हो, माइक्रोब से। बहुत सारे माइक्रोब्स ही होते हैं जो खाने के ऊपर मतलब ग्रो कर जाते हैं और खाना खराब हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्नो है, कितनी मोटी लेयर इसकी, यहाँ पे इतनी सेवरल थिक हमारे पास बहुत ही मोटी लेयर है स्नो की। यहाँ पर भी हमारा माइक्रोब्स सर्वाइव कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे माइक्रोब्स ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो यहाँ पर आपके सर्वाइव कर सकते हैं। सो अंडर द लेयर ऑफ स्नो, जो बहुत ज्यादा मोटी लेयर है। इसके अलावा हम बात करते हैं हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट की। तो आप सबको पता है कि आजकल हम जैसे सैनिटाइजर का यूज करते हैं या किसी न किसी नमक का यूज करते हैं किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए ताकि माइक्रोब्स वहां से किल हो जाए। लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इस देख लेते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने इसी के बारे में बात की कि माइक्रोब्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। इस पूरी अर्थ पर माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ, सॉइल में है, वाटर में है, एयर में है, हमारी बॉडीज में भी है।
बाकी एनिमल्स की बॉडी में भी है और इवन प्लांट्स के अंदर भी है। तो माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म पॉसिबल। कहाँ कहाँ पे? अभी हमने इन सब के बारे में बात की। डीप इनसाइड द गिजर, जिसे थर्मल वेंट कहते हैं। टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास? 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। डीप इनसाइड द सॉइल, और स्नो के अंदर जो बहुत मोटी सी लेयर होती है उसके अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं, एंड इन द हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स कौन कौन है। तो माइक्रोब्स की भी बहुत ज्यादा वेराइटी है, वो भी डाइवर्स है कि माइक्रोब्स कौन कौन हो सकते हैं। तो माइक्रोब्स प्रोटोजोआ हो सकता है। अब आपको पता होगा प्रोटोजोआ कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है, बताइए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमिलिया। प्रोटोजोआ किसको बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा को। ठीक है, तो हाँ, जो हमारे पास प्रोटोजोआ है वो आपका प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया भी माइक्रोब्स के अंदर आते हैं, फंजाई भी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस। विरोइड्स भी होते हैं, प्रियॉन्स भी होते हैं। अब आप सबने इनके बारे में +1 में किया होगा, किया है? डिजीज कॉज करते हैं, वायरस भी कॉज करता है, विरोइड भी। और इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं विरोइड्स की, इसमें क्या होता है हमारे पास? जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके वायरस की, तो सबसे सिंपल एग्जांपल आता है बैक्टीरियोफाज का। ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हेड वाला पोर्शन होता है और अंदर होता है डीएनए, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इस डीएनए को बाहर से कौन कवर करता है? प्रोटीन का बना हुआ कोट, उसे कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड कहते हैं। किसमें होता है? वायरस के केस में। लेकिन अगर हम विरोइड्स की बात करते हैं, हमने क्या कहा था? जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता है, विदाउट कैप्सिड। और प्रियॉन्स में क्या होता है? प्रियॉन में हमारे पास ओनली प्रोटीन का ही बना हुआ एक एजेंट होता है जो आपका इन्फेक्शियस होता है, जो बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। अब ये हमारे पास वायरसेस हो गए, विरोइड हो गया, प्रियॉन्स हो गया, ये सारे भी किसके अंदर आते हैं? माइक्रोब्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार कैटेगरीज देख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आते हैं हमारे पास? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आर्के। तो मोनेरा के अंदर ही दोनों आते हैं, बैक्टीरिया। तो हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है और जो आर्के हैं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? किंगडम मोनेरा के। उसके बाद वायरस, वायरस किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आता है, फंजाई हो गया। अब एल्गी देखिए, एल्गी आता तो प्लांट किंगडम के अंदर है, लेकिन हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एल्गी ऐसी है जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आता है। प्रोटोजोआ है जो किसको बिलोंग करता है? आपका प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि शेप के बारे में बात करते हैं। अब आप सबको पता है कि अभी अभी हमने कहा कि जो माइक्रोब्स है उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे, आप सबने माइक्रोस्कोप देखा होगा, उस सब में क्या होता है? लेंस होता है लगा हुआ, और उस लेंस की हेल्प से ही हम किसी चीज को देखते हैं। और सारे लेंस की अगर माइक्रोस्कोप में कम से कम आपके जो हम नॉर्मली स्कूल में भी यूज करते हैं, कम से कम 2 से 3 उसमें लेंस तो होते ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसकी कुछ पावर होती है कि कितना टाइम हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। सेम जैसे फोन की तरह हम बात करते हैं कि इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, तो लेंस की भी कुछ पावर्स होती है, हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हो ए डायग्राम, ये हमारे पास रॉड शेप का बैक्टीरिया है, और इसको हमने ठीक है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है, और हमने इसको मैग्नीफाई किया है 1500x। मतलब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जो वहां पे लेंस जिसका हम यूज कर रहे हैं, इतनी पावर है उसकी। तो इतनी पावर के बाद हमें ये बैक्टीरिया नजर आया जिसकी शेप कैसी है? रॉड शेप का बैक्टीरिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी शेप कैसी? स्फेरिकल। तो ये भी हमारे पास बैक्टीरिया ही है, और इसको भी हमने 1500x पर ही देखा है। लेकिन इसके बाद आप ये थर्ड वाला बैक्टीरिया देखिए। अब आप सबको पता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास मोटाइल हो भी सकते हैं और मोटाइल नहीं भी हो सकते हैं। मोटाइल कब होगा? अगर उनके पास फ्लैजेला होगा। जिसके पास फ्लैजेला नहीं है वो क्या होंगे? नॉन मोटाइल। तो हमारे पास ये जो रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होता है
बहुत सारे रॉड शेप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या बियर करते हैं, फ्लैजेला बियर करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब हमने सेम बैक्टीरिया को 1500x पे देखा तो हमें यहाँ पे इसके कोई फ्लैजेला नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब हम बैक्टीरिया को हमने इसकी पावर बढ़ा दी, कितना 50,000x कर रहे हैं, तो इस पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ्लैजेला को देख पा रहे हैं कि जो ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है और ये क्या बियर कर रहा है, फ्लैजेला बियर कर रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे शेप की बेसिस पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए ये कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, जैसे ए डायग्राम है, अभी मैंने यही वाला डायग्राम बनाया था, इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। लेकिन क्या ये बैक्टीरिया है, क्या है, वायरस है। और कैसा वायरस है, जो क्या कॉज करता है, ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज क्या है, ये वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए इसको नाम दिया है बैक्टीरियोफाज। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका हेड वाला पोर्शन है, इसका कॉलर पोर्शन है, ये टेल है, और यहाँ पे कुछ पिन्स होती हैं। अब हमारे पास बैक्टीरियोफाज का जो हेड वाला पोर्शन होता है, यहीं पर ही इसके अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्टली डीएनए होता है, बट आरएनए भी हो सकता है। और बाहर एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, इस प्रोटीन की बनी हुई लेयर को हम कहते हैं कैप्सिड। इसके अलावा ये सेकंड देखिए, ये भी वायरस ही है, और इस वायरस का नाम है एडिनो वायरस, और ये कॉज करता है डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। तो बहुत बार हमारा ध्यान जाता नहीं इस वायरस के ऊपर, लेकिन इस एडिनो वायरस से क्वेश्चन पूछे गए काफी बार कि एडिनो वायरस जो है वो कौन सा डिजीज, कौन सा इंफेक्शन कॉज करता है, तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास सी वाला डायग्राम देखिए, ये भी रॉड शेप का ही माइक्रोब है, बट कौन है, वायरसेस। अब हमें पता है कि जो वायरस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया, फंजाई तो छोटे हैं ही है, बट सबसे ज्यादा छोटे होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया से भी छोटे। अब हमारे पास ये जो आप ये रॉड शेप का देख पा रहे हो, ये वायरस ही है, लेकिन वायरस का नाम है टीएमवी। टीएमवी क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो टोबैको प्लांट है उसकी लीव्स की कुछ ना मोज़ेक अपीयरेंस हो गई थी, और जब हमने बाद में स्टडी किया तो हमें ये वायरस मिला, इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ गया टोबैको मोज़ेक वायरस। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब हमने अपने माइक्रोस्कोप को 1 लाख से लेके 1,50,000x तक मैग्नीफाई किया, तब कहीं जाके हमें ये नजर आ रहा है। और हमने बैक्टीरिया को तो हमने 1500x पे और आपका 2000x पे हमने देख लिया था, और यहाँ पे इसको 1 लाख टाइम हमें इसको मैग्नीफाई करना पड़ रहा है, फिर कहीं जाके हमें इसकी रॉड शेप नजर आ रही है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वायरस का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो नॉर्मली जो हम मास्क वगैरह का भी यूज करते हैं ना, मुझे लगता नहीं कि वो इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आप देखिए इनका साइज कितना ज्यादा स्मॉल होता है, और मास्क जो है उनके अंदर काफी ज्यादा स्पेस होता है कि कोई इजिली एंटर हो सकता है। तो वो तो जस्ट ऐसे जो हम कपड़े वगैरह के यूज करते हैं वो तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि साइज इतना ज्यादा इनका छोटा है, उसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ हमारे पास माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनको हम ग्रो भी करवा सकते हैं। अभी तो हमने बात की जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, जैसे ये सारे के सारे, ना हम बैक्टीरियोफाज को देख सकते हैं, ना टोबैको मोज़ेक वायरस को, ना एडिनो वायरस को, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनको हम नेकेड आई पे देख सकते हैं। जैसे हमने कॉमनली ब्रेड पे देखा होगा, जो हमारी कई बार ब्रेड खराब हो जाती है, ब्रेड पे मोल्ड ग्रो करती है, तो उसको हम देख पाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, और इवन फंजाई भी ऐसे हैं कि जिनको हम कल्चर प्लेट पर ग्रो करवा सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए बैक्टीरिया है या फंजाई है, सारे के सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए किसी न किसी के ऊपर तो डिपेंड होते हैं। अब अगर इस बैक्टीरिया को या फंजाई को ग्रो करना है तो उसको फूड चाहिए। यही रीजन होता है कि जब हमारे पास एक खाली बर्तन पड़ा हुआ है, उस पर तो कभी कोई फंजाई ग्रो करती ही नहीं है, ना बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्योंकि वहां से उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाली है। अगर हमारे पास कोई भी फूड मटेरियल है, ब्रेड है, कोई भी सब्जी वगैरह, उसी पे ही कोई ना कोई माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से भी ग्रो करवा सकते हैं, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए, कि हम इनकी ग्रोथ को देखना चाहते हैं। तो हमारे पास ये जो ए डायग्राम है ना, ये हमें पेटी डिश बता रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पेटी डिश ली और हमने यहाँ पे कुछ आपका फूड सोर्स डाल दे यहाँ पे,
जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं अगर अगर का, सुना है आपने इसके बारे में? जो अगर अगर होता है किससे मिलता है हमें, बताइए, नहीं पता? ओके, अगर अगर हमें मिलता है रेड एल्गी से, और रेड एल्गी में भी एग्जांपल आता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया का। आपने ये प्लस 1 में किया होगा जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम में हम आपकी एल्गी की 3 कैटेगरीज पढ़ते हैं ना, क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, एंड रेड एल्गी रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के ये 2 मेंबर्स आते हैं जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो यहाँ से हमें अगर अगर का पाउडर मिलता है, और ये पाउडर जो होता है काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इसीलिए जो हम बात करते हैं ना टिश्यू कल्चरिंग की, उस टिश्यू कल्चर में भी हम इसी अगर अगर का यूज करते हैं। इवन जब अभी हम आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे, तो वहां पे बहुत सारी टेक्निक है, उन टेक्निक में भी हम इसी का यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो अगर है ना, ये बाद में आपको जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही होता है कि जब भी हमें किसी को ग्रो करवाना होता है, तो हम एक यहाँ पे एक पहले ना एक मीडियम बनाते हैं, और ये मीडियम मोस्टली होता है अगर का, काफी न्यूट्रिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, ये आपका कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो करता है, और आप इजिली इसको देख सकते हो नेकेड आई से। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तब तो चलो आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन हम इसको आई से भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास फंगस की कॉलोनी है। अब नॉर्मली देखने में तो हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि ये पक्का ये फंगस की, ये बैक्टीरिया की है, लेकिन जस्ट उन्हें यहाँ पे ये डायग्राम हमें ये डिपिक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे इस बैक्टीरिया को या फंजाई को नॉर्मली किसी भी अगर हम न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, तो हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये जो कल्चर होता है ये हमें किसके लिए यूजफुल होता है, या हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास ओनली जनरल बातें थी कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइवर्स हैं, कौन कौन उसके अंदर आता है, हम उनको नॉर्मली भी ग्रो करवा सकते हैं, उनकी शेप वगैरह कैसी है। अब लेकिन हमारा मेन चैप्टर अब स्टार्ट होता है कि माइक्रोब्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, माइक्रोब्स का यूज करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, मतलब जो चीजें हम घर पे बनाते हैं बहुत सारी, उनको बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हम घर पे बनाते हैं, तो हमारे पास है कर्ड, डोसा इडली, चीज है, ब्रेड है, और लास्ट में आता है टोडी। सबसे पहले बात करते हैं कर्ड की। तो हमारे पास ये जो कर्ड जो बनती है, कर्ड को बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और बैक्टीरिया का नाम है लैब। लैब भी कहते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसे लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, मतलब लैक्टोबैसिलस को कॉमनली हम लैब कहते हैं। अब इसका नाम लैब क्यों पड़ा है, बिकॉज ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये अपनी बॉडी से एक एसिड रिलीज करता है, और एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड, इसीलिए नाम पड़ गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब इसकी शेप कैसी होती है आप देख सकते हो, यहाँ पे कैसी शेप है, रॉड शेप, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं कि कर्ड को बनाने के लिए जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, हम इसका यूज करते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में जाके क्या ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो आपका कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है, बताइए। नहीं, डिवाइड तो करता है वो तो ठीक है, बट ये कर्ड में जाके क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया के होने की वजह से मिल्क के अंदर क्या ऐसा चेंज हुआ कि जो हमारा मिल्क है वो आपका कर्ड के अंदर चेंज हो गया। इन्होंने अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ रिलीज किया होगा ना। मैम मिल्क प्रोटीन जो होता है वो केसीन उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है, वो एसिडिटी को इंक्रीज मतलब नेचर को चेंज करने लगता है, लैक्टोबैसिलस जो आपने कहा बैक्टीरिया। कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या चीज रिलीज हुई, किसने किया चेंज, लैक्टोबैसिलस ने। बट लैक्टोबैसिलस के अंदर बहुत सारी चीजें इस एसिड ने, हाँ लैक्टिक एसिड ने चेंज किया। अब देखो ना, अब मान लेते कि हमारे पास ना वो नहीं है, हम नॉर्मली देखो जब भी हम घर पे कर्ड प्रिपेयर करते हैं, तो कर्ड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मिल्क होता है और मिल्क के अंदर बस इस कर्ड को डाल देते हैं और हमें कर्ड मिल जाती है। तो जब हमने इस कर्ड को यहाँ पे डाला, तो कर्ड में क्या थे, कर्ड में बैक्टीरिया था,
उस बैक्टीरिया की वजह से ही जो हमारा मिल्क होता है वो आपका कर्ड के अंदर चेंज हो पाता है। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, तो इस बैक्टीरिया से जो लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है ना, इसका यूज किया जा रहा है वहां पे उस मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ना बैक्टीरिया नहीं है, कर्ड भी नहीं है, तो हमें कर्ड की जरूरत नहीं होती, हमें ओनली इस एसिड की जरूरत है। अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से कहीं से भी लैक्टिक एसिड को ले लें और लैक्टिक एसिड को अगर हम मिल्क के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमें कर्ड मिल जाएगी। मेन इस एसिड से हमारा लिंक है, लेकिन इस एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो जैसे अभी आपने सिंता बताया कि जो हमारी जो मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन प्रोटीन होती है। तो वो हमारे पास ये जो लैब बैक्टीरिया है वो इस कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, कर्ड मिल जाती है। इसीलिए कर्ड के क्या होते हैं, पीसेस होते हैं, हमें वो क्या होती है आपकी पार्शियली कोगुलेट हो जाती है, जैसे हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है ना जब भी कोई इंजरी होती है उसके बाद, तो इसी तरीके से जो कर्ड है वो भी यहाँ पे क्या होती है, कोगुलेट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक काम तो इसका है ही है, मतलब लैब बैक्टीरिया का कर्ड की प्रिपरेशन करना, लेकिन साथ ही साथ में जो मिल्क है, मिल्क के अंदर विटामिन B12 का लेवल भी इंक्रीज करती है। अब हमारे पास जो विटामिन बी होता है ना, विटामिन बी की बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 होता है, B6 होता है, 7 भी होता है, शायद 8 नहीं होता, इस तरीके से B11 होता है, 12 होता है। तो हमारे पास विटामिन बी की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है वो होता है विटामिन B12। अब ये हमें क्यों चाहिए होता है, ये हमें चाहिए होता है फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस बताइए। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का सेकंड नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स, तो इसी से इसका नाम पड़ा है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन को, आरबीसी की फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीसी को बनाने के लिए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो कभी भी वहां पे आरबीसी फॉर्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए जब भी हमें कोई बीमारी वगैरह होती है ना एंड हम हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, वो इसका टेस्ट पक्का लिखते हैं हमें कि आप ये वाला टेस्ट करवाओ विटामिन B12 वाला। और अगर मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कमी है तो उसकी प्रॉपर उसकी मेडिसिन वगैरह देते हैं, कैप्सूल्स वगैरह कि आप इसकी मेडिसिन खाओ। अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको प्लस 1 की तरफ लेके जाती हूँ। आपने कुछ पढ़ा था कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक हमारे पास वो होता है, एक मतलब एक लेयर होती है, वहां से हमारे पास एक फैक्टर रिलीज होता है, उस फैक्टर का नाम है कास्टल गैस्ट्रिक फैक्टर। पढ़ा है आपने उसके बारे में, नहीं पढ़ा, असीमता आपने, संदेश आपने, बताइए। नहीं मैम। अच्छा नहीं पढ़ा, एक मिनट बस मुझे स्लाइड ओपन करने दीजिए, इसको कर लेते हैं फिर।
जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में क्या होते हैं आपको पता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिनका बहुत सारे मेन फंक्शंस होते हैं। अब हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे चीफ सेल होते हैं, पेराइटल सेल होते हैं, और इसके अलावा एक सेल और होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, और ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अब हमारे पास ये जो पेराइटल सेल होते हैं, पेराइटल सेल का काम क्या होता है, एक फैक्टर रिलीज करना। उस फैक्टर का नाम है कास्टल गैस्ट्रिक फैक्टर, इसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज हो रही है, ध्यान से देखना। जो पेराइटल सेल है कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी बहुत सारे सेल हैं, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। उसमें से हमारे पास ये जो पेराइटल सेल होता है क्या प्रोड्यूस करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम जो भी हम खाना खा रहे हैं एंड उसमें विटामिन B12 है, अगर वहां पे कास्टल गैस्ट्रिक फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड हम किससे सफर करेंगे, एनीमिया से, खून की कमी हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे पास जो मैंने आपको कहा ना विटामिन B12, इसकी 2 फॉर्म्स आती है। कॉमनली इसे कोबालामाइन कहते हैं, बट इस कोबालामाइन की 2 फॉर्म होती है। एक होती है साइनोकोबालामाइन और एक हमारे पास सेकंड होती है मिथाइलोकोबालामाइन। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जनरल लिखा है विटामिन B12, ये देखिए यहाँ पे कोबालामाइन है। अब ये देखिए हमारे हमने फूड में लिया, हमारे स्टमक में पहुंचा, स्टमक ने क्या रिलीज किया, इंट्रिंसिक फैक्टर, और इस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये देखो बाउंड हो रहा है, देख पा रहे हो, IF जो हो गया हमारे पास बाउंड हो गया, एंड बाउंड होने के बाद ये कहाँ जा रहा है आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इंटेस्टाइन में जाके जो उसका इलियम वाला पोर्शन होता है वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो गया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला गया, लीवर में, और लीवर के बाद मतलब लीवर के बाद आपका स्टोर हो गया, और बाद में किसका फॉर्मेशन करता है, RBC की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास ये IF होता ही नहीं, तो IF ना तो इसको बाउंड कर पाता और ना ही इसकी एब्जॉर्प्शन हो पाती, डायरेक्टली हमारा NS के थ्रू क्या होता है, हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहां से बाहर रिलीज हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन B12 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है RBC की फॉर्मेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं आपका एरिथ्रोपोइसिस। अब इस चीज का भी ध्यान रखना, जो एरिथ्रोपोइसिस होते हैं, अगर हम एडल्ट की बात करते हैं हमारी, तो वो लिवर के अंदर होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वहां पे ये सारा प्रोसेस आपका स्प्लीन के अंदर चलता है। ठीक है, ऐसे आप ये जब ह्यूमन फिजियो करोगे ना वहां पर भी डिटेल में करोगे। तो अभी हम कहाँ गए, इसके अलावा जो हमारे पास हम बात कर रही थी कि जो लैब होता है ये विटामिन B12 का लेवल भी हाई करता है हमारे मिल्क के अंदर, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एरिथ्रोपोसिस के लिए। एक्चुअली सेम क्वेश्चन आपका ना अभी 1-2 साल पहले पूछा गया था, उसमें था कि आप हमें ये बताइए कि इनडायरेक्टली किसका रोल देखा गया है एरिथ्रोपोसिस में, तो आंसर था विटामिन B12, क्योंकि वो क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें दही खानी चाहिए, क्योंकि दही में क्या होता है, इस तरीके के बैक्टीरिया हैं जो विटामिन B12 का लेवल हाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि एसिड है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो एसिड की वजह से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टमक में जो लैब होता है ना, वो पैथोजन की एक्टिविटी को भी चेक करता है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि हमारे पास जो लैक्टोबैसिलस है क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, बट कैसे कर रहा है, वो प्रोड्यूस करता है एसिड, और एसिड का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। जो अभी एसिड क्या कर रहा है, कोगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन। तो फ्रेश मिल्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कर्ड में, कैसे, बाय एडिंग द सम कर्ड कंटेनिंग लैब, जिसके अंदर कर्ड कंटेनिंग बैक्टीरिया होगा, मतलब लैब होगा, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इंक्रीज करता है विटामिन B12 इन द मिल्क, और स्टमक में लैब चेक करता है पैथोजन को। इवन कहने का मतलब ये कि पैथोजन को वहां पे किल कर देता है, क्योंकि नॉर्मली भी तो हम यही करते हैं ना, घर पे एसिड का यूज करते हैं किसी चीज को क्लीन करने के लिए, ताकि वहां पे कोई माइक्रोब्स वगैरह वो आपके किल हो जाए। लेकिन हमने वही बात की थी, कुछ कुछ माइक्रोब्स तो किल हो जाते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स किल नहीं होते हैं। तो पहला हमारे पास था यहाँ पे कर्ड की फॉर्मेशन, किससे होती है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम कॉमनली लैब भी कहते हैं।
सेकंड हमारे पास है डोसा और इडली। तो यहाँ पे ये जो डोसा और इडली का जो फॉर्मेशन होता है, ये इडली है और ये डोसा है। अब यहाँ पे डोसा का जो डो होता है वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। और अगर आपने कभी देखा हो तो उस पर ऐसे छेद होते हैं, नोटिस किए कभी आपने? हल्का होता है काफी ज्यादा इसका आटा, देखा कभी? तो आपको पता है ये छेद छेद जो है होल्स ही किस वजह से है? हाँ, असीमता से एयर मैम, एयर कौन सी मतलब रिलीज एयर? होती है, पास हो जाती है। एयर नहीं, मतलब मैम CO2 पास हो जाती है जब वो रिलीज होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छा थ्रू। बिल्कुल। जो हमारे पास ये डोसा और इडली बनता है ना, मतलब ये जो इडली का आटा होता है और इसका डोसा, डोसा तो ये हो गया, डोसा का डो ये वाला होता है। तो इस डो में क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन किया है बैक्टीरिया ने, इसीलिए हमने इसको कहा बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो ये डो में होता है, और जब ये डो में क्या करता है? रिस्पायर करता है। तो रिस्पायर करने के बाद वहां पे क्या होता है? बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। जब CO2 रिलीज होती है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पफी से अपीयरेंस होती है ना, मतलब फुली फुली से अपीयरेंस, ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो डोसा इडली का फॉर्मेशन कौन करते हैं? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है। बट बैक्टीरिया का नाम क्या है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इन डो इज यूज्ड टू मेक फूड सच एज डोसा और इडली। द पफ्ड अप अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी जो पफी से अपीयरेंस होती है, फुली फुली सी, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड। तो ब्रेड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं यीस्ट का। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं आपको भी बताऊं। जो यीस्ट होती है वो क्या होती है? फंजाई। लेकिन कैसी फंजाई होती है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फंजाई होती है। और कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? फंजाई के। फंजाई के बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे पहला मेंबर होता है फाइकोमाइसिटीज, फिर होता है जाइगोमाइसिटीज। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा? जो यीस्ट है वो किसको बिलोंग करती है? किंगडम फंजाई को। अब किंगडम फंजाई की कुछ आगे आपकी क्लासेस है, जैसे फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, फिर आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट में आती है ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब हमारे पास ये फाइको, जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटीरो, सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ही है। लेकिन हमारे पास ये जो एस्कोमाइसिटीज है, ये एस्कोमाइसिटीज ऐसी क्लास से फंजाई की जिसके पास यूनिसेलुलर एज वेल मल्टी सेलुलर दोनों ही होते हैं। जैसे आपने सुना होगा न्यूरोस्पोरा के बारे में, पेनिसिलियम के बारे में सुना होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। वो सारे इसी को बिलोंग करते हैं, एस्को को बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप हमें फंजाई के ऐसे ग्रुप के बारे में बताइए जो दोनों फंजाई कंटेन करती है, यूनिसेलुलर भी और आपका मल्टी सेलुलर भी। तो आंसर क्या है? एस्कोमाइसिटीज। और उस मेंबर का नाम क्या है जो यूनिसेलुलर? उसका नाम है यीस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि जो यीस्ट है वो हम टर्म यूज करते हैं जितनी भी यूनिसेलुलर फंजाई है। अब ये जो यूनिसेलुलर फंजाई है ये बहुत सारी है, बहुत सारी, एक ही नहीं है हमारे पास, नंबर ऑफ है। लेकिन हम यहाँ पे जिस जिस यीस्ट का हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्योंकि अभी आप एक यीस्ट और पढ़ोगे, उसका नाम कुछ और होगा। तो इस जितने भी यूनिसेलुलर फंगस है उन सबको हमने नाम दे दिया है कि वो क्या है? यीस्ट है। तो ब्रेड बनाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब ब्रेड बनाने में यूज करते हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं बेकर यीस्ट, क्योंकि बेकिंग में यूज कर रहे हैं। और क्यों करते हैं? जो ब्रेड का जो डो होता है, मतलब उसी को उसको हम यहाँ पे फर्मेंट करने के लिए करते हैं। और एक ऐसी फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है। आप देख सकते हो ये हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई है। और कैसे ये रिप्रोडक्शन करती है? बाय बडी।
10th में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में कि बर्डिंग के थ्रू जो होती है वो आपकी ईस्ट क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, जो एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टोडी। अभी देखिए टोडी क्या है। टोडी जो है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और हमारे पास जो सदर्न पार्ट जो इंडिया का, वहां पे लोग इसको मतलब इसका यूज करते हैं। अब ये बनती कैसे है, हमारे पास ये क्या है, ये पाम ट्री है। अब पाम ट्री में क्या होता है, ये इसकी ब्रांचेस है, हम इसको ऐसे ना कट कर देते हैं। अब कट करने के बाद आपने कभी नोटिस किया है एक लिक्विड सा पोर्शन निकलता है, नोटिस किया है ना, उसको हम बोलते हैं सैप, जिसमें वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस ब्रांच को कट कर देते हैं, एंड ब्रांच को कट करने के बाद जैसे आप हमारे पास एक कंटेनर है, हम इस कंटेनर को यहाँ पे ना पूरा ऐसे बांध देते हैं, और उसके बाद वो सैप निकलता रहता है बूंद बूंद करके, और ये घड़ा हमारा पूरा भर जाता है। इसके बाद हम इसको हीट करते हैं, हम इसको फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के बाद लोग इसका यूज करते हैं एज अ ड्रिंक। तो टोडी क्या है, एक ड्रिंक है जो हमें किससे मिलती है, पाम ट्री से। बट पाम ट्री का भी कौन सा वाला पार्ट, उसके सैप से मिलती है, इसका ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कहां से मिल रही है, स्टेम से मिल रही है, लीफ से मिल रही है, ब्रांचेस से, तो किससे, इसके सैप से, जो एक उसका लिक्विड वाला पोर्शन निकलता है वहां पे। तो टोडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है ऑफ सम पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। और कैसे बनती है, बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम। तो पाम से क्या होता है, जो पाम से जो हमें सैप मिलता है उसको हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स का यूज हम कई बार फिश को फर्मेंट करने के लिए भी करते हैं, सोयाबीन को भी, और बैम्बूस की शूट को भी, इसलिए ओनली बस फूड को बनाने के लिए। तो हमारे पास ये इतना सा नहीं, चीज वाला पोर्शन भी रह गया। लास्ट पोर्शन आ गया चीज, कि चीज का यूज भी हम करते हैं, सॉरी, चीज को बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का। अब हमारे पास दो तरह की चीज है, एक ये वाली, इसका नाम है स्विस चीज, और एक हमारे पास ये वाली चीज, इसका नाम है रॉकीफोर्ड चीज। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। हमारे पास ये जो स्विस चीज है, इसको बनाने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और आप यहाँ पे बड़े बड़े होल देख पा रहे हो, ये होल भी क्यों है, क्योंकि हमारे पास चीज भी हमें कैसे मिलती है, फर्मेंटेशन से ही मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। तो जब बैक्टीरिया वहां पे फर्मेंट करता है, तो वहां पे CO2 रिलीज करता है, और CO2 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े होल हुए हैं, जिसका नाम है स्विस चीज। लेकिन हमारे पास अगर हम किसी भी चीज को, अगर हम उसको फ्लेवर दे दें, तो फ्लेवर देने के बाद एक फ्लेवर चीज होती है, उसका नाम है रॉकीफोर्ड चीज। अब इसके अंदर फ्लेवर कैसे आता है, इस रॉकीफोर्ड चीज में हम एक फंजाई को ग्रो करवाते हैं, उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्डी, तो इसका नाम पड़ गया रॉकीफोर्डी चीज। तो रॉकीफोर्डी चीज को हम कैसे राइप करते हैं, बाय ग्रोइंग अ फंगस, और फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्डी ऑन दैम। तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट थे कि जो कि कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, मतलब घर की चीजों में माइक्रोब्स का।